देखो यूथ हर साल 12th बच्चे पास कर रहे हैं, फिर वो बीए बीकॉम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। अब आज की डेट में क्या है ना, और इसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, क्योंकि अभी भी हमारे कंट्री की बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी एक मेजर चंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑनेस्टली लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो आते हैं यार, अपना न्यूज देखा, जो देखा मान लिया। अब इसमें कोई मेडिकल करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, या कोई आईटीआई ज्वाइन करके अपने आप को किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए करना चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 2 से 3 करोड़ लोगों को एकोमोडेट करने के लिए क्या हमारे पास स्ट्रक्चर है? जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्टर्स में से 83% लोग यार यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, जिसमें से 66% वो यूथ है जो ग्रेजुएट और हायर ग्रेजुएशन है, जिनके पास हायर डिग्री है। ये नंबर जो था ना वो 2000 में 35% था, जो अब 2022 में डबल हो चुका है, 66% हो चुका है। हेलो नमस्कार सभी को। आपको पता होगा कि आजकल इंडिया में पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, और इस दौर के बीच में जो सबसे चीज़ें जिसके ऊपर डिस्कस करी जा रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, वो देश के आम चुनावों की हो रही हैं। इस आम चुनाव में होता क्या है कि कई बार कई पार्टियां, आपने 2014 में सुना, 19 में सुना, घोषणा पत्र लेकर के आती हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग में आपस में डिस्कशन हुआ और हमने सोचा कि भाई ये घोषणा पत्र होता क्या है। हर बार सुनते कोई संकल्प पत्र बोल रहा है, कोई न्याय पत्र बोल रहा है। इसके बारे में काफ़ी हमने चर्चाएँ करी, काफ़ी डिस्कशन किया। तो सोचा कि इस पॉडकास्ट के दौर में और इस चुनावी दौर में क्यों ना चुनावों के ऊपर ही हम पॉडकास्ट लेकर के आ जाते हैं और चर्चा करते हैं कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, कोई न्याय पत्र बोल रहा है, कोई संकल्प पत्र बोल रहा है, तो ये होता क्या है। इसके बारे में हम 2 युवा हमारे साथ हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बहुत ही अच्छे साथी हैं। एक हमारे साथ कुशाग्र सक्सेना है, जो कि प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हैं, ऑथर भी हैं। ब्रिजिंग डिवाइड भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने बुक लिखी हुई है, आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे उसको बहुत ही बड़ी संख्या में ले रहे हैं। दूसरे हमारे साथ सिद्धार्थ तंवर हैं, जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और दोनों भाइयों से अपने समझेंगे कि हम भाई ये घोषणा पत्र है क्या। पहले तो ये समझाओ देश के युवाओं को ये घोषणा पत्र होता क्या है, फिर ये न्याय पत्र और संकल्प पत्र क्या होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आप दोनों का। थैंक यू कार्तिक फॉर इनवाइटिंग अस। तो एक ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि जैसे आप लोग, जैसे कुशाग्र के साथ भाई मेरा बहुत डिस्कशन हो रहा था, मैंने कहा यार ये न्याय पत्र, ये संकल्प पत्र होता क्या है, मतलब एक आम युवा समझे तो ये घोषणा पत्र क्या है, पहले तो मुझे यही समझा दो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस कार्तिक। थोड़े दिन पहले, अभी शायद 1-2 दिन पहले तेरा मेरा डिस्कशन भी हो रहा था दैट ये ट्रेंड चला करता था, या ट्रेंड है, जैसे हर पार्टी हर इलेक्शन से पहले अपना एक मैनिफेस्टो लॉन्च करती थी। तो अब मैनिफेस्टो लॉन्च ना करके लोगों ने मैनिफेस्टो का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने हर इलेक्शन ट्रेंड में अपना ट्रेंड बदल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैनिफेस्टोस की जगह संकल्प पत्र आता है, न्याय पत्र आता है। तो हमें सबसे पहले ना ये सोचने की जरूरत है कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जब इलेक्शन कंडक्ट हो रहा होता है तो ये मैनिफेस्टो जरूरी क्यों होते हैं। बेसिकली अगर इसको हम देखा जाए तो अगर हम इसको अपने फंडामेंटल राइट के साथ एसोसिएट करते हैं तो मैनिफेस्टोज भी ना हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। क्योंकि आने वाले 5 साल हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे देश किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा जो देश के लोग हैं वो किस हालातों में जिएंगे, काफी हद तक ना इस मैनिफेस्टो के ऊपर। मतलब एक ये समझ लें कि घोषणा पत्र हो गया, अब चाहे आप उसको न्याय पत्र बोलो, चाहे संकल्प पत्र बोलो, मैनिफेस्टो, चाहे मैं शपथ लेता हूँ, हाँ, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन है वो बेसिक घोषणा पत्र। घोषणा पत्र है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब कांग्रेस ने न्याय पत्र लॉन्च किया है। अब न्याय पत्र के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि अगर कांग्रेस को चांस मिलता है तो आने वाले 5 साल में इस देश की डायरेक्शन क्या रहेगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र बोला था, किस बात का संकल्प? एक रोड मैप है यार, ऑनेस्टली मैं बताऊं। सिद्धार्थ को क्या लगता है, मतलब अगर सिद्धार्थ का देखेंगे, घोषणा पत्र, न्याय पत्र, ये क्या चीजें हैं, अगर बेसिक आप समझाओ तो। देखो, जैसे हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, अब हम अपने घर में फ्रिज ले रहे हैं या टीवी ले रहे हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, तो उससे पहले हम कुछ R&D करते हैं। R&D हम क्या करते हैं, हम उस सेंस में करते हैं कि हमारे, जैसे सपोज करो मेरा 50,000 रुपए का बजट है, तो मैं 4 शोरूम में जाऊंगा, 4 शोरूम में जाके देखूंगा LG का है या XYZ ब्रांड्स का है, इसमें मेरे बजट में क्या आ रहा है और मेरे को कौन सा सूट करेगा, तो फीचर्स हैं। तो उसी तरीके से घोषणा पत्र जो है, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका वो अपना कैटलॉग है। उस कैटलॉग में वो ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर हमें वोट दोगे
तो आपको हम क्या सर्विस देंगे, क्या सेवा हम आप लोगों की करेंगे। एक क्वेश्चन और था, जैसे कैटलॉग होता है, तो कैटलॉग में जो दिखाया ज़रूरी तो है नहीं कि वही एग्जैक्ट चीज़ मिलने वाली हो, उतनी अच्छी मिलने वाली हो सकता है, उससे ख़राब भी चीज़ हो या उस लेवल की क्वालिटी ना हो चीज़ों में। तो घोषणा पत्र में भी तो हो सकता है कि जो सरकारों ने बोला है वो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होती नहीं है, क्योंकि क्या होती है जो जनता, हम जैसे आम नागरिक हैं, हम तो ऐसा है नहीं कि हर एक महीने बाद सरकार के दरवाजे खटखटाएंगे कि भाई सरकार बताओ ये आपने बोला था नहीं किया। तो उसमें क्या, इसमें डिफरेंस क्या आता है कि सरकारें सिर्फ ये बोल देती हैं कि भाई ठीक है हम 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे, या हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हम स्मार्ट सिटीज़ बना देंगे, या ये चीज़ें जनता जाके बोलती है कि भाई आपने किया क्यों नहीं, डिलीवर क्यों नहीं किया, इसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ फिक्स होती है, बस खाली हवाई बातें रह जाती। देखो अभी जो हमारा सिनेरियो है उसमें लगभग 70 साल से हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं। इन 70 साल में हमें ये देखना चाहिए कि किस पार्टी की सरकार रही है और उसने क्या डिलीवर किया है। तो अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, गठबंधन की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है। तो हमें ये देखना चाहिए किस पार्टी ने कितना डिलीवर किया। तो अब ट्रस्ट वाला फैक्टर तो हमारा उससे हम निकाल सकते हैं कि भाई एक पार्टी इतने साल सरकार में रही, तो वो ऐसा तो है नहीं कोई पब्लिक वो तो नहीं थी कि भाई जाती थी और बस ठप्पा लगाती थी और हमेशा बस एक ही चीज देखती थी वहीं वोट देती थी। दे मस्ट बी डिलीवरिंग। अब नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, हमारे मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, गुजराल जी आए, तो तमाम देश में नरसिम्हा राव जी रहे। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि एक ही लेगेसी चलती आई, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे। तो हमने देखा कि कौन सरकार में रहा, किसने क्या बनाया। अब BHEL बना, कितनी सारी PSUs बने, रोड बने, हाईवे बने, रेलवे बना, तो ये डिलीवर तो किया ना। सरकार का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, जब देश आजाद हुआ था तो इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जहां आज खड़े हैं, हमारे से पहले की जनरेशन। तो पर्सनली मुझे भी लगता है कि मतलब बहुत 1947 सिचुएशन अलग थी, 48 में अलग थी, 50 में अलग थी, 2010 में अलग हो सकती है, 11 में अलग हो सकती है। तो अभी रिसेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके ऊपर ज़्यादा अगर स्पेसिफिक रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा ही होगा। बेसिकली मैं कार्तिक यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, जैसे आपने बोला ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कई चीजें अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। कई बार ऐसा होता है कि काफी ज्यादा मतलब वादे किए जाते हैं, जैसे आपने भी बोला 2 करोड़ रोजगार, मतलब ये तो सबसे बड़ा वादा था। तो कई बार वादे पूरे होते हैं, कई बार नहीं होते। इसका मैं एक चीज ये बोलूंगा, इसीलिए मैंने बोला कि मैनिफेस्टोज आर लाइक रोड मैप्स, कि आपका देश कौन सी रोड पे चलेगा। फिर 5 साल बाद आपको वो डिसाइड करना है कि जिस रोड पे हम चल रहे थे क्या वो रोड वो सही थी। अगर आपको उसमें बहुत ज्यादा खड्डे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपना रास्ता चेंज करोगे, और अगर आपको वो रोड बहुत स्मूथ मिल रही है तो आप उस रोड पे बार बार चलोगे, हर बार चलोगे। अब अकाउंटेबिलिटी तो आपको ये लेनी पड़ेगी ना कि जिसने रोड बनाई है क्या उसने वो पूरी शिद्दत से रोड बनाई है, और क्या वो रोड 5 साल चल पाएगी, और वो कितना स्मूथनेस और कितना कंफर्ट उस रोड पे चलने वाले लोगों को दे रही है। क्या उस पे पेड़ लगे हैं जो आपको धूप में छाया दे, क्या वो स्मूथनेस, आपका टाइम, आपकी हर चीज बचा रही है। नहीं तो मैनिफेस्टोज आर लाइक बेसिकली रोड मैप, वो आपके देश की दिशा और निर्देश दोनों को तय करता है कि अब 5 साल बाद आपकी कंट्री कहां खड़ी है। इसीलिए फंडामेंटल राइट है ये हमारा और हर सिटीजन का कि आपको हमेशा मैनिफेस्टो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बारीक चीज है ना। वरना आजकल लोगों का क्या है, PR देखा, मार्केटिंग हुई, आपने उसी के बेसिस पे वोट दे दिया। नेक्स्ट पूछने वाला था कि आप लोग तो जैसे हम सब युवा बैठे हैं ना, या यूथ बैठे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहला टारगेट आजकल कर रही है युवाओं को कर रही है कि सबसे ज़्यादा चाहे हमारा वोटिंग परसेंटेज हो, सबसे ज़्यादा वोटर्स हो, हम ही इस टाइम पे वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इस समय इंडिया को कहा जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता कि सोशल मीडिया पे कुछ दिखा दिया जाता हो, जो एक सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट, मतलब अपने रिसोर्सेज खर्च कर, फॉर एग्जांपल अभी करंट गवर्नमेंट है, वो हो सकता है उसका बहुत सारे रिसोर्सेज और स्पेंड कर दे। तो क्या वो ऐसा होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी सिटीजन की होती है वो सोशल मीडिया के हिसाब से वहीं पे रुक जाती है, या ऐसा सोशल मीडिया एक तरीके से दूसरी तरीके से भी हेल्प करती है कि लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि भाई बीजेपी ने ये किया है, कांग्रेस ये करने वाली है, कांग्रेस ने ये किया था, बीजेपी ये कर रही है। तो सोशल मीडिया का रोल कहाँ तक देख? सोशल मीडिया का मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो रोल देख पा रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स। एक ना ये वॉर चल रही है, लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करना, लोगों के ना दिमाग में उस चीज को बिठा देना कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा, एक परसेप्शन बिल्ड करना। अब जो इलेक्शन फाइट्स हम लोग देख रहे हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट मैनिफेस्टो में क्या है, जैसे बीजेपी क्या दे रही है, कांग्रेस क्या दे रही है, आम आदमी पार्टी क्या दे रही है, वो एक डिबेटेबल चीज है, हम सबको देख सकते हैं। बट अब कई चीजें मैनिफेस्टो के बाहर देखी जा रही है, और जो परसेप्शन बन रहा है ना, और जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है कि वोटर किस कंडीशन पे वोट करेगा, अब वो मैनिफेस्टो से ज्यादा ना सोशल मीडिया पे क्या परसेप्शन है
वो उसके ऊपर बन रहा है, जो कि बहुत डेंजरस है एक डेमोक्रेसी के लिए। आज की बात है, फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी ने बोला कि हम 2019 में आएंगे संकल्प पत्र, या 14 में, अब मेरे को ईयर 19 में कि संकल्प पत्र लाएंगे। अब संकल्प का मतलब क्या है? आपने कुछ संकल्प किया है, आपने उस काम को करने का संकल्प उठाया है, आपने निश्चय किया मैं करके रहूंगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? कांग्रेस बोल रही है न्याय पत्र। तो अब आप यहां से देखो, एक ने संकल्प किया और एक कह रहा है न्याय दूंगा, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट लड़ाई है। अब इस लड़ाई में हमें इन दोनों के प्रोमिसेस को देखना चाहिए, और इन दोनों के प्रोमिसेस को पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें कंपेयर करना चाहिए। ये हम लोगों की एक जिम्मेदारी है, तभी इस देश का लोकतंत्र चल सकता है, और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब सोशल मीडिया की आपने बात करी, सोशल मीडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक रील पे कमेंट किया, मतलब कुछ मेरे को गवर्नमेंट का कुछ फॉल्स रिकॉर्ड मिला, उसमें डेटा किसी ने रील बनाई थी, गलत डेटा था, तो मैंने उसको करेक्ट किया कि नहीं, 2019 में इट वाज 45 इयर्स ऑफ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये सर्वे रिपोर्ट थी, मैंने अपनी तरफ से तो बोला नहीं। अब उसमें मेरे को 36 लोगों ने तो गाली दी, ठीक है, उसमें बहुत लोगों ने बोला कि मतलब मेरे रिलीजन के ऊपर उंगली उठा दी। अच्छा, लोगों ने ये भी सोचना छोड़ दिया है, लॉजिक नहीं लगा रहे हैं लोग। मतलब आपके पास खुद का रोजगार नहीं है, आप सरकारी नौकरी पर ट्राई कर रहे हो, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, लेकिन अरे सरकारी नौकरी का एक्चुअली पता है क्या हो रहा है? नहीं नहीं, देखो एक स्ट्रैटेजी, इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी थी। हमारे देश में युवा बढ़ रहे थे, ठीक है, यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, ठीक है, एजुकेशन इतना नहीं, रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास, उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं है, ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। अब हमारे पास देखो, यूथ हर साल 12th बच्चे पास कर रहे हैं, फिर वो बीए बीकॉम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। तो जो एक परसेप्शन ये कैसे बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है, जो मेरा व्यू है, आज की डेट में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, पहले एक सिम आई, उसका फ्री में प्रचार किया गया कि आपको डेटा फ्री मिलेगा। अब सबने उस सिम को डाल लिया अपने फोन में, अब डाल लिया तो वो लोगों को आदत लग गई, पूरे दिन बैठे रहते हैं और फोन स्क्रॉल करते हैं। तो लोगों का माइंडसेट जो है ना, आप मतलब इन जनरल अगर आप देखोगे ना, आपका मोबाइल फोन का जो ड्यूरेशन होता है, जो डेली व्यू का जो रहता है स्क्रीन टाइम, तो जो स्क्रीन टाइम है 6 घंटे 8 घंटे हो रहा है, तो लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। लॉजिकल बेसिकली ना, कि पहले क्या होता था, अब लॉजिक से लोग सोचते थे, कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करते थे, यार ये बोल रहा है, एक बार इसको चेक तो करें कि ये ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अब आज की डेट में क्या है ना, और इसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, क्योंकि अभी भी हमारे कंट्री की बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी, एक मेजर चंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑनेस्टली लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो आते हैं यार, अपना न्यूज देखा, जो देखा मान लिया। अब रेलिवेंस है ही नहीं, ऑनेस्टली सिर्फ आप एक पार्टी का प्रोपेगेंडा उसमें देख रहे हो, सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी बंद हो गई है। लोगों ने अब उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप आम कैसे खाते हो? ये मतलब आज की डेट में प्रधानमंत्री, मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट 10 साल हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एंड ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी एज क्लेम्ड बाय हिज सपोर्टर्स। ऑब्वियसली अभी इसके बाद भी मेरे को पता है बहुत गालियां आने वाली हैं, बट अच्छा, एक चीज़ अब मैं थोड़ा सा न्यूट्रल लेके इसको चलते हैं। एक तो हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग मानता हूँ कि थोड़ा सा इंक्लाइन हो सकता है आपके एक आइडियोलॉजी की तरफ, हल्का सा इंक्लेशन हो, एक ये चीज़ हो सकती है, एक ये सेकंड ये हो सकता है, बीइंग अ यंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपका एक दायित्व है कि आपने संकल्प पत्र और न्याय पत्र दोनों पढ़ लिया हो, ठीक है, हाँ। उसके बीच में कंपैरिजन कर लिया हो, 10 साल 14 से 24 आपके पास भी थे। तो न्याय पत्र में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कुशागर आपको लगी हैं जो जिस पे आप बात करना चाहते हो, या आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये चीज़ें सही है न्याय पत्र में? और संकल्प पत्र में ऐसी क्या चीज़ें जो आपको लगती नहीं बहुत चीज़ें होनी चाहिए, या कुछ चीज़ें हो रखी हैं, ऐसा कुछ तो लगता होगा ना दोनों की? यार देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि कंट्री में इस टाइम ना, हमारे जो देश में माहौल चल रहा है, वो आप कोई भी सर्वे रिपोर्ट उठा के देखो कि मतलब अगर आपने किसी से रैंडमली भी क्वेश्चन पूछा कि आप किस मुद्दे पे लोग सरकार चुनना चाहते हो, ठीक है, अब सबसे पहला जो दो चीजें जो आती है ना लोगों की, वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। इन दो चीजों ने ना इस टाइम हमारे देश की कमर तोड़ के रखी हुई है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि शायद हमारी कंट्री से सबसे ज्यादा वन ऑफ द लाइक, सबसे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट हमारी कंट्री में मेडिकल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स काफी तादाद में हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, कोई मेडिकल डिग्री लेकर आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग डिग्री ले रहा है, और साथ साथ आजकल हम ये भी देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स में भी आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि इन 10 सालों में ना, अगर हम कंपेयर करें कि 2004 to 14, अब 30 साल का अगर हम लास्ट 30 इयर्स का रिकॉर्ड देखें, तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने रूल किया है इन लास्ट 30 इयर्स में।
अब इन 30 इयर्स का अप्रोक्सीमेटली, हाँ 17 इयर्स, 6 to 7 इयर्स आई गेस अटल जी, एंड ये 10 साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के हैं। अब इसमें आप ये देखो कि 2016-17 से रेगुलरली कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही है जो हमेशा ने एक अलार्मिंग सिचुएशन दे रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन पीक। अभी एक इकोनॉमिस्ट से 2019 में पॉल क्रुगमैन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया इज लाइक गोइंग टू फेस अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज लाइक उन्होंने प्री कोविड बोला था, पोस्ट कोविड नहीं, प्री कोविड ही सिचुएशंस हमारी ऐसी खराब हो रही हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी इज अ वेरी गुड ओरिएटर, ये सबको पता है, एंड उनका जो मैनेजमेंट है बीजेपी का और ये जो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है लोगों का बहुत अच्छा रहता है ऑनेस्टली। तो इन चीजों के हिसाब से ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती हैं, किसी की भी बढ़ेंगी कि यार हमारा प्रधानमंत्री विश्व गुरु क्लेम कर रहा है अपने आप को, और वो चीज है, तो ये चीज, हाँ फिर पीछे से मीडिया है ही कि हाँ वॉर रुकवा दी पापा वॉर तो रुकवा पा रहे हैं, बट पापा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कम पा रहे? नहीं, अपने देश में मणिपुर में नहीं जा पा रहे। चलो क्यों नहीं वो ठीक है, फिर आप बोलोगे कि बीजेपी उस पे क्लेम करती है कि यार संदेश खाली भी तो हुआ। बात ये नहीं है, बात है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहीं भी हो रहा है, ये बहुत गलत है और ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए गलत है। अपनी दिल्ली में शायद शीला दीक्षित जी के सिद्धार्थ निर्भया जब हुआ था, तो सारे के सारे उस इंसिडेंट को किस तरीके से किया गया था ना कि आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी थी। बीइंग आपको ये पता था कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो पुलिस है तब भी वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में थी और नहीं थी, तब भी आपने उनकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करी थी, बट वो चीजें नहीं दिख रही। अच्छा सिद्धार्थ, ये को आप बताओ, जैसे कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो मेक इन इंडिया आ गया था, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम आ रखी थी, ऐसी तमाम चीजें आई थी, तो उसका कहीं ग्राउंड पे क्या रीजन क्या हुआ कि ग्राउंड पे इम्पैक्ट नहीं दिखा, या फिर वही बात कहूँ कि सिर्फ एड तक लिमिटेड रह गई? मेक इन इंडिया का एक शेर आया था लोगो, ठीक है, वो शेर पहले जब वो नया नया ट्रेंड में चला था ना, टाइम उसका आता था, क्लॉक स्ट्रक्चर था, फिर कुछ नई कुछ स्टार्टअप्स टाइप हुए, कुछ नए प्रोडक्ट्स आए, तो उसमें पीछे ना वो शेर बना हुआ आता था। अब वो शेर गायब हो गया है, शेर बूढ़ा हो गया है, या शेर थक गया है, या वो मैं तो कहूंगा वो शायद शेर के नाम पे एक्चुअली इट वाज अ पेपर लायन। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी ना ये इंडिया वो इंडिया बहुत चीजें हुई थी, बट सिट डाउन इंडिया हो चुका है। तो मतलब क्या रीजन क्या रहा? मतलब जैसे आपने स्किल, चलो मैं तो मानता हूँ जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, चलो अच्छी चीज़ आपने इनिशिएट करी थी, तो वो जो वहाँ पे कौशल मिल रहा था उनका फिर क्या हुआ? मतलब अगर कौशल किसी ने आगे किया, कोई टेक्नीशियन का कौशल बन गया, किसी को आपके पार्लर का कोई कोर्स सिखा दिया, उनका क्या हुआ? क्या उनको रिक्रूटमेंट आगे मिली नहीं, मतलब हेल्पिंग हैंड आगे निकल करके नहीं आया, क्या रीजन है? अगर सपोर्ट मिला होता ना, तो पहले मैंने भी देखा है वो जो कौशल विकास केंद्र करके खुले थे, तो उसके जो वॉलंटियर्स वगैरह जो वहाँ पे सीखने जाते थे ना, वो लोग टी शर्ट पहन के घूमते थे। तो आप पिछले 2-3 साल से देखोगे तो आपको नहीं दिख रहा है वो, या तो वो हाँ वो केंद्र शायद बंद हो गए हैं। और ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं बात करी, वो मतलब प्राइम मिनिस्टर की अपनी किसी स्पीच में, किसी बीजेपी लीडर की स्पीच में, नॉट इवन इन देयर डिबेट्स, ये लोग कहीं भी इन चीजों को मेंशन ही नहीं करते हैं दैट मेक इन इंडिया हुआ, स्मार्ट सिटी थी, 100 स्मार्ट सिटीज का प्रॉब्लम वही है भाई। अगर देखो सबसे बड़ी बीइंग अ यूथ हम ये कह सकते हैं, आपने स्किल इंडिया की बात कर ली, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दुनिया भर की चीजें करी थी, बट अगर कोई चीजें ग्राउंड पे होती तो उस पर आके कम से कम आपको बात तो एटलीस्ट करनी चाहिए था कि भाई प्रॉब्लम क्या हो। अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं आई कि फेलियर कहाँ पे आ गया, आपका फेल क्यों हो गई, क्या हुआ इस चीज़ों, गवर्नमेंट के फंड लगा, रिसोर्सेज लगे, उसका क्या हुआ? कोई बात ही नहीं कर रहा है 24 में आने के बाद। देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों ने ना क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया है। आप किसी भी चीज के लिए बहुत हाईली वोकल होते हो, मतलब ये समझे कि डर रहे हैं लोग डर नहीं रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया का गेम है ना, ये जो माइंड गेम्स खेली जा रही है, परसेप्शन बनाए जा रहे हैं। आप यहाँ की बात मत करो, मणिपुर की बात मत करो, आपको बंगाल ले जाएंगे। ठीक है, दोनों गलत है, हम ये नहीं कह रहे एक सही है एक गलत है, गलत दोनों है, बट एक तरफ आप आवाज उठा सकते हो, दूसरी तरफ आपको इतने साल लग गए। और जिस लड़की के साथ, जिस फीमेल के साथ वो गंदा इंसिडेंट हुआ, वो आई गेस एक सोल्जर की वाइफ थी ना, वो कारगिल में उस सोल्जर ने लड़ाई लड़ी थी देश के लिए। अगर उसकी वाइफ सेफ नहीं है तो बाकियों का क्या होगा? हाथरस आपने देखा, सब देखा, मैं ये नहीं बोल रहा, बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहीं भी है वो गलत है, चाहे कहीं भी हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप हाईली वोकल होते हो ना किसी चीज के लिए, तो कंट्री आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, आपने थाली बजवाई कोविड में, लोगों ने बजाई, आपने दिए जलवाए, लोगों ने जलाए, बट लोगों आपने फिर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कहा है जो गंगा में लाशें तैरती रहीं। एक चीज़ और मुझे पूछनी थी सिद्धार्थ, जैसे कि चलो हमने थाली बजा दी, लोगों ने घंटी बजा दी, डॉक्टरों के नाम पे सब कुछ करवा दी उन्होंने, फिर उन डॉक्टर्स को एक टाइम पे सैलरी भी नहीं दी गई थी उसी टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है, प्रोटेस्ट में भी आए थे। फिर अपने देश के नागरिकों को हो क्या जाता है उस समय, क्यों नहीं आके बोलते हैं, क्यों सपोर्ट में खड़े नहीं होते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि वो उनके अगेंस्ट में चले जाते हैं? मुझे लगता है हमारे देश के लोगों की ना शायद याददाश्त बहुत कमजोर है, वो मतलब सॉरी टू से, मतलब हम लोग
अब क्या होता है ना, मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक लोकल में बंदा था, वो एक सर्टेन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वो था, पोस्ट बेयरर था, ठीक है, उनका शायद पोलिंग एजेंट भी था। उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी, ये मैं बिल्कुल सच इंसिडेंट बता रहा हूँ। उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी, उसको ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए था। ही अप्रोच ऑल हिज कनेक्शंस, एमएलए के पास चला गया, काउंसिलर के पास, सबके पास चला गया। वो कोविड टाइम की बात है, उसमें है ना वो ब्लड ग्रुप अरेंज ही नहीं करवा पाया था, ठीक है। वो अरेंज मैंने करवाया। जब मैंने वो अरेंज करवाया तो मैंने भी किसी के रेफरेंस से करवाया था, एंड दैट पर्सन इज हेल्पिंग, मतलब लोगों की बहुत मदद की है उन्होंने कोविड में। उस बंदे को उस व्यक्ति ने ना थैंक यू तक नहीं बोला। कर्टेसी होती है, एक courtesy होती मतलब है। हाँ बोल सकते हो आप उस चीज़ को। वही चीज़ें हैं ना, या तो मतलब या तो ये मान लें कि क्या सोशल मीडिया के कारण हम दिखा नहीं पा रहे, या तो हमारे अंदर डर आ गया है। ऐसा तो एक perception यही ना, कंट्री थी, हर चीज़ पे क्वेश्चन रेस करते थे हम आप सामने भूल से गए ना। निर्भया के यहाँ टाइम सरकारें, पूरी मुझे याद है कि कंट्री एक कैसे एक खड़ी हो समय गई ऐसा थी। आया निर्भया वाला जो टाइम था, उसमें पूरे- सब कैंडल लेके पूरा देश हिल गया था पूरा उस देश हिल गया इंसिडेंट था, से। पूरी दिल्ली। और फंड बनाया गया, बिल्कुल 500 बनाया रुपए गया। allot किए गए। और बहुत अच्छी चीजें- अच्छी बहुत और चीजें व्हाइट सही- पेपर भी लेकर आए। व्हाइट पेपर भी रेप अगेंस्ट जो लॉ है हमारा, उसके अगेंस्ट कांग्रेस व्हाइट अब पेपर भी वो लेकर आए। चीज़ें क्या एनसीआरबी के डेटा पे डिस्कशन होता था कि भाई ये इतने रेप हो रहे हैं, इतना क्राइम आज अगेंस्ट कोई बात वुमेन ही बढ़ नहीं रहा है, करते उस पर बात NCRB पे नहीं, के डेटा। डिस्कशन पे नहीं आ रहे हैं हम उसको। वो काला धन वगैरह के ऊपर रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। कोई बात ही नहीं है। एक वो बाबा है, वो बाबा ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। चलो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो तो ग्रिल सुप्रीम करते कोर्ट हैं। ने भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रिलिंग हिम बैडली। हाँ। चलो बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा कुशाग्र, ये बताओ इसमें न्याय पत्र में सबसे अच्छा क्या लगा? इसमें तो मुझे लगता है न्याय, नारी न्याय की बात हो रखी है, श्रमिक न्याय भी पढ़ रहा था मैं, युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी, फिर अलग में संवैधानिक थी। इसमें आपका मतलब फेवरेट आपको क्या लगा कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में बात होनी चाहिए? एक्चुअली न्याय पत्र जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा ना, मुझे लगा जो इनका युवा न्याय प्रोग्राम है वो हमारे देश के लिए ना अभी काफी जरूरी है। और इन्होंने जो उसमें पॉइंट्स मेंशन किए हैं ना, वो बहुत ज्यादा उसे काफी ज्यादा फोकस की जरूरत है। मतलब अभी हमारी कंट्री के यूथ को उन चीजों की बहुत जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये बोल रहे हैं कि हम हर ग्रेजुएट को जो 25 साल से नीचे के हैं, जिनका एज 25 साल से कम है, उन लोगों को 1 साल का अप्रेंटिसशिप ये लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में आती है, जिसके लिए उसे स्टाइपेंड कह लो, मतलब स्टाइपेंड ही हो गया अप्रेंटिसशिप। 30 लाख नौकरियों का जो 30 वादा लाख किया है। नौकरी को तो है, बट इसमें सिद्धार्थ मैं बताऊं ना कि अभी ये जो अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपए जो साल का देंगे, वो किसी के लिए भी ना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ना पहली मैं चीज एक बताऊं, एक मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि ना बीइंग फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, जैसे मैं खुद प्रोफेशनल हूं, तो मेरे को पता है कि एक फ्रेशर को कितनी जरूरत होती है और कितनी उसको यार एक ना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है टू गेट हिज और फर्स्ट जॉब। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना कि कई बार जॉब तो छोड़ो, लोगों को इंटर्नशिप भी नहीं मिलती है। अब ये अप्रेंटिसशिप वाला जो प्रोग्राम है ना, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में आती है और ये किसी ग्रेजुएट को देंगे, तो उसमें उसकी दो चीजें सिक्योर्ड है। एक तो वो उसकी लाइव प्रोजेक्ट्स पे जो ट्रेनिंग होगी, एक लाइव एटमॉस्फेयर में, वर्किंग कल्चर में वो ट्रेन होगा 1 साल तक, और उससे उसको ना जो 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, इट वुड बी लाइक 8500 पर मंथ, है ना, इतना ही बनेगा, 8,500 साढ़े 8,000 जो पैसा कांग्रेस की गवर्नमेंट आने पे वो देंगे ना, उसका बहुत सपोर्ट होगा। सपोर्ट, एक क्योंकि मोरल बूस्टर है वो यार। मोरल बूस्टर है। और दूसरा क्या है, जैसे बच्चा कोई भी छात्र है जो जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद वो अपने शहर से बड़े शहर में जाता है, बिल्कुल ठीक सही है, बात वहां पे हाँ। वो किराए पे कमरा लेता है, एक फाइनेंशियल ठीक है, सिक्योरिटी मिलेगी उसको, उसका खाने का खर्चा हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया। और मतलब घर से देखो, बच्चे के पेरेंट्स ने फीस लगा के उसको पढ़ाया लिखाया, फिर वो बड़े शहर जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, अब जाते ही तो नौकरी नहीं मिल जाती, ठीक है। तो वो जो इनिशियल डेज में जो उसको ट्रेनिंग करने को मिलेगा, उसमें जो ये 1 लाख रुपए की जो ये मदद होगी ना, ये एक युवा के लिए और उसके परिवार के लिए। क्योंकि हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बैंक से लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करके अपना जो है घर चलाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई पे भी खर्चा कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी एजुकेशन में स्ट्रगल, एक फैमिलीज का स्ट्रगल है। इसमें मुझे और बहुत सही लग रही है कि फॉर एग्जांपल मानो टेस्ला कल को हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, तो टेस्ला के पास ऑप्शंस होंगे कि हमारे पास बहुत सारे ग्रेजुएट स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड हैं, उनको स्टाइपेंड उनके पास है और स्किल्ड लोग हैं। तो टेस्ला का एक ऑप्शन आ गया बहुत बड़ा कि भाई इन पे तो स्किल्ड लेबर है, एक मार्केट खुली रहेगी। और इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना कि अभी क्या प्रॉब्लम आती है ना, इंडिया में ना लोग स्किल्ड हैं, ठीक है, हर डोमेन का आपको एक स्किलफुल लोग मिल जाएंगे। प्रॉब्लम आती है उस स्किल को सर्टिफाई करने की।
ये अप्रेंटिसशिप जो है ना, Experience. हाँ, उसको वर्क एक्स देगी। बिल्कुल। और ये वर्क एक्सपीरियंस के बाद, अप्रेंटिसशिप के बाद वो एक रेगुलर जॉब में उसके लिए जाना थोड़ा इजी रहेगा। हाँ, कंपनी के लिए और उस एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय कोई मिल भी- गया है जो स्टाइपेंड में 1 साल काम कर रहा है काम आपके कर रहा है, साथ, बिल्कुल। और दूसरा आप चाहो तो 1 साल के बाद एक उसको बात अपनी बताओ ना, कंपनी में रख लो, या अगर उस जिसने किया उसको भी एक एडवांटेज। हाँ, अभी क्या होता है, जैसे आपने ट्रेनिंग करी, फॉर एग्जांपल अभी मेरे एक कजन है एंड वो एक पीएसयू में ट्रेनिंग कर रहा है, उसको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, बट अभी ये हमारे देश में ना ये एक कानून नहीं बना हुआ है। इस पे कांग्रेस का कानून लाना, ये सबको एक इक्वली सबको बाउंड कर देगा, सबको बाउंड कर करना देगा कि पड़ेगा आपको, यू हैव टू कम इनटू दिस बिल्कुल। जोन ओनली। अब कंपनीज की जो है ना कि नहीं, आपके पास वर्क एक्स नहीं है, हम आपको नहीं ले सकते, वो 1 साल का आपको वर्क एक्स दे रहा है, प्लस उसके साथ उसको 1 साल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। कंपनी को भी एडवांटेज हो रहा है, देखो, कंपनी हाँ, को भी एडवांटेज। कंपनी एक्चुअली कंपनी को क्या एडवांटेज हो रहा है, कंपनी को अगर फॉर एग्जांपल उसी काम के लिए किसी 6-7 साल के वर्क एक्स को या किसी को भी हायर करना पड़ रहा है, वो हायर सैलरी में करेंगे। अभी वो उस ग्रेजुएट को ट्रेनिंग देके उससे अपने सारे काम करवा सकते हैं, वो भी स्किल्ड हो सकता है उस पर्टिकुलर डोमेन में, और उसकी आगे जाके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अब कंपनी में कोई कंपनी हायर करती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सपोज किसी इंजीनियर को ही हायर कर लिया, तो उसमें 3 से 6 महीने तो एक ट्रेनिंग पीरियड रहता ट्रेनिंग है, पीरियड ही रहता है, उसमें exactly। कंपनी का खर्चा बढ़ता है, Provision कंपनी period जिसे बोलते हैं, वो विदाउट चीज़- एनी वर्क कंपनी को सैलरी देनी है, तो कंपनी के ऊपर बर्डन है। अब उधर से बंदा स्किल्ड होके आ रहा है, और स्किल्ड वो सीख के आ रहा है, उसको मिल रहा है, और उसके बाद स्टाइपेंड मिल रहा है, तो कंपनी बिल्कुल हाँ, वो भी शेयर वो भी शेयर कर रही है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है ये। एक अभी ना क्या हमारी नहीं, कंट्री में युवा के लिए जरूरत बहुत ही- अच्छा है। जरूरी क्या है ना कि एम्प्लॉयमेंट का इस टाइम पे इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। आप देखो 2014 से अभी तक इन 10 सालों में बैक टू बैक रिपोर्ट्स आए हैं जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने दी है, गवर्नमेंट के खुद के नंबर एक है। वो पढ़ रहा था मैं आप लोग के इसको पॉडकास्ट को रन करने के लिए कि 17-18 में एक लेबर पार्टिसिपेशन डेटा आया था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो डेटा आया, NSSO की रिपोर्ट, हाँ, publish जिसको बाद में हुई थी। पब्लिश नहीं किया, उसमें कोई कई एनएसएसओ के ऑफिसर्स जिन्होंने रिजाइन भी कर दिया उस बात को वो लेकर के। actually हुआ क्या था? 45 ईयर्स के हाईएस्ट उसमें बताई थी अनएम्प्लॉयमेंट है 2000 ये रिपोर्ट आप ठीक कह रहे हो, जो ये डेटा था वो आई गेस 2017-18 का था, एनएसएसओ की रिपोर्ट थी ये, और ये पब्लिश हुई थी आई गेस बिजनेस टाइम्स में, बिजनेस स्टैंडर्ड में आई गेस ये पब्लिश हुई थी, बट ये पूरी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। ऐसा सुनने में आया था, रूमर से कि इसको रोक दिया गया था, बट इट वाज प्री कोविड। और 2019 में 45 साल का रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे देश की सरकार ने तोड़ा था। अब इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? इसीलिए ये अप्रेंटिसशिप जैसे प्रोग्राम हमारी कंट्री में इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक मोरल बूस्टर और आगे जाके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, ये हर तरीके से हमारे यूथ को लेकर आएगा। और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज हम पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल। अगर सरकार ही हमारी इन्वॉल्व नहीं होगी तो यार अपने आप तो क्या कोई करेगा। इसका हम ना- सरकार क्यों चुनते बिल्कुल, हैं? इसका हम सरकार इसीलिए तो चुनते हैं ना, क्योंकि हम सारे काम तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपना स्पेसिफिक काम करें यार, अपना घर चलाएं, फैमिली देखें, ठीक है, अपने आप को ग्रूम करें, और देश चलाने के लिए हमने सरकार अपॉइंट करी, हम अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग देम, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अभी एक गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट एक रिपोर्ट में उन्होंने बोला था कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट देना सरकार की गारंटी नहीं है, सरकार नहीं इसको हैंडल कर सकती। भाई तो फिर सरकार है किस लिए यार? सरकार चुनते क्यों है? टैक्स भी तो ले रही है, टैक्स भी तो ले रहे हो, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? कल को हम भी बोल देंगे हम टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि हमें उन टैक्सेस का हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। चलो, एक ये तो हुआ डिस्कशन कि हम एक युवा हैं, यूथ हैं, और हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेंगे, अपने साथियों के बारे में, दोस्तों के बारे में, भाई बहनों के बारे में। दूसरा, एज एन अगर उसको फाइनेंशियल टर्म्स में लेकर के जाओ तो ये कहाँ तक लगता है कि फिजिबल है कि भाई आप 1 लाख रुपए दोगे, 8,500 रुपए दे दोगे, तो कंट्री के एक्सचेकर पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है? देखो, एक्सचेकर पे इसका प्रेशर नहीं पड़ेगा, बिकॉज जितना मैं समझता हूं ना कि 2008 में आई गेस एक स्कीम आई थी मनरेगा, ठीक है, जिसका प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था स्टार्टिंग में कि मनरेगा इनकी विफलताओं का समुंदर है। पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है। और आज की डेट में इकोनॉमी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन मनरेगा है। यूएन ने भी समझ लो 12 या 13 में बोला था स्टेलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऐसा कुछ टर्म दिया था मनरेगा के लिए। तब भी हमें एक्चुअली ना फाइनेंशियल क्रंचेस थे, और 2008-9 का रिसेशन आपको भी पता है। मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज देखो क्या होता है, गवर्नमेंट मार्केट कोई भी अगर जैसे फाइनेंस वाला पार्ट है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा लाने के लिए ना, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हम पहले एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है,
एडवर्टाइज करेंगे, उस पे हमने इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न हमें आता है, कस्टमर आता है हमारे पास। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट लोगों को पैसा दे रही है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। जो बच्चा सीखेगा या किसी महिला को देंगे या कुछ भी, मनरेगा में पैसा जा रहा है, तो उससे व्यक्ति की जो है ना परचेजिंग पावर बढ़ती है। जब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, लिक्विडिटी आएगी, उससे टैक्सेस आ ही रहे हैं गवर्नमेंट को, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पैसा भी आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, टैक्सेस देगा तो एक इकोनॉमी का ना पूरा एक साइकिल उसको चल पड़ेगी ब्रेक वो। नहीं लगेगा, जो तो अभी दूसरा लगा ये हुआ भी है। कर सकते हो, मानो कि आप फॉर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट टैक्स में अगर पॉइंट में भी कुछ परसेंटेज मतलब 0.50 भी करते हो तो गवर्नमेंट पे कितना फंड आ जाएगा उससे, तो वो तो Actually आपको इसमें- स्मार्टली हाँ। मैनेज करना होगा ना कि आप किस तरीके से चीजों को But मैनेज इसमें देखो, करोगे। ये जो लोग- अगर इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है तो हवा हवाई वादा नहीं होगा, नहीं, हवा क्योंकि हवाई का वादा नहीं की बात है, इन्होंने but डिटेलिंग प्रैक्टिकल डिटेलिंग करके ही इसको डिटेलिंग किया में होगा। इसमें ना सबसे बड़ा रीजन ये है कि काफी लोग इस पे सही बात है क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था करण थापड़ ने भी किसी से क्वेश्चन किया था, कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर से। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल आता है ना, जिन पीएसयूज में, जिन पब्लिक सेक्टर्स में, या फिर जो भी कंपनी में आपको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड होगी, तो उसमें सरकार का और उस पर्टिकुलर कंपनी का भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन अकेले सरकार पे ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोल इंडिया में होता है, आई एम जस्ट गिविंग फॉर इट एन एग्जांपल। अगर कोल इंडिया में होता है तो उसका अप्रेंटिसशिप का जो पैसा होगा, फॉर एग्जांपल 8,500 है, तो उसका कुछ परसेंटेज, आई गेस 50% सरकार पे करेगी और 50% कोल इंडिया पे करेगा। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद जब उसको जॉब मिलेगी, वो चीज होगी, तो वो अपने टैक्सेस भरेगा, वो पूरे एक इकोनॉमिक देखो- साइकिल रन होगा। तो वो सारी चीजों का ना इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अब इसमें सरकार के साथ जो सरकार के द्वारा बनाए गए स्टेट पीएसयूज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो सब मिलके, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पैरेलली चलना बहुत जरूरी है। तो इसमें यूथ और सरकार दोनों पैरेलली जब चलेंगे, तब जाके उन चीजों को हम इक्वली इक्विलिब्रियम में लेकर आ सकते हैं। जब देखो एक चीज देखो, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, उन लोगों का लोन माफ हो जाता है, उनके लिए भी तो उनके सरकार लिए पैसा, बिल्कुल हो जाता उनके है। लिए भी तो सरकार पैसा लेके आती है ना कहीं यार से। अभी 2019 में, अभी 2019 कितना में पैसा लोगों का माफ किया है? आई वाज स्टडिंग अ रिपोर्ट कि उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करा है 30% से मैं वही कह रहा था कि 22% परसेंट पॉइंट में बढ़ाओगे तो आप एक कलेक्शन तो आपके पास तो है ही ना आप इन फिर। चीजों के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए क्यों नहीं पैसा लेकर आ पाते हो? अभी तो चलो ये समझ गए अप्रेंटिसशिप की भाई 1 लाख रुपए देने वाले हैं, ठीक है, जो भी डिप्लोमा होल्डर हो या डिग्री होल्डर, यही दोनों चीज़ है ना। 25 साल से एज कम होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा 1 लाख रुपए देंगे, और जो हमने समझा कि 1 लाख रुपए भाई स्किल per year, डेवलपर हाँ, हो ऐसा जाएगा, stipend देंगे, हाँ। कैसे टैक्स कलेक्शन होगा, कैसे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, वो सारी चीज़ें, और कैसे मैनेज करेंगे ये चीज़ों को। अब सेकंड आता है जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी वैकेंसीज लगातार कम हो रही हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। थ्रू आउट अगर देखोगे तो कम ही होता गया है ना। उसका एक एग्जांपल लगातार दिखता है कि दिल्ली के अंदर, इलाहाबाद में, पटना के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। उसी में मैं एक अग्निवीर भी जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, अग्निवीर में भी क्या हुआ। तो पहली बात तो ये समझनी है कि जो आप लोग बोल रहे थे 30 लाख नौकरी, ये 30 लाख कौन सी नौकरी है? सरकार रोजगार देगी, ये सरकारी नौकरी है, राज्य में मिलेगी, केंद्र में मिलेगी? ये देखो, सरकारी नौकरी है। देखो सरकारी, वो बात ठीक है, हाँ सरकारी नौकरी है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि सरकारी नौकरी ये लोग निकाल ही नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2016 में मैं एक प्रोटेस्ट में भी देखा था, मैंने, मैं वहां से क्रॉस हो रहा था, एसएससी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने ना काफी टाइम से, मैं जब से ये चीज देख रहा हूँ 2015 से, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पेपर लीक, कभी किसी पेपर की डेट नहीं आ रही, कोई पेपर क्लियर कर रहा है तो चीजें नहीं आ रही हैं। इसमें जो कांग्रेस की न्याय पत्र में सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके पुलिस, कोर्ट, जुडिशरी, कहीं भी आप देख लो ना, बैंक्स, कहीं भी आप, इतनी पोस्ट वेकेंट है, इंक्लूडिंग इंडियन रेलवेज, जहां पे वैकेंसीज निकल ही नहीं रही हैं। और अगर निकल रही हैं, पेपर होता है तो पेपर लीक हो रहा है, कोई क्वालिफाई कर रहा है तो इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, इंटरव्यू कॉल आ रहा है तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस ने ये प्रायोरिटी जो अपने न्याय पत्र में दी है कि ओवरऑल ये सबसे पहले ना, जो बहुत इमीडिएट 30 लाख नौकरियां हैं, ये इसको टारगेट करेंगे कि 30 लाख सबसे पहले ये पोस्ट, जो वेकेंट पोस्ट है गवर्नमेंट की, उन्हें भरेंगे। और इन्होंने अभी आई गेस कुछ कैलेंडर भी निकाला है ना आज, युवा न्याय रोजगार कैलेंडर। इन्होंने ये नहीं, वो इन्होंने देखो- क्या देखो- करा ना, इसमें एक तो 6 महीने का इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि जो 30 लाख नौकरियों का जो है ना, ये विद इन 6 मंथ्स, गवर्नमेंट के आते ही विद इन 6 मंथ्स ये 30 लाख नौकरियां जो वेकेंट है, ये तुरंत फिल करी जाएंगी। और एक चीज हम देखते हैं कि हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हर जगह आजकल फीस का बड़ा चक्कर है। तो अगर आप, इन्होंने एक चीज और इसमें ऐड करी है, ये 30 लाख नौकरियां तो आप भरेंगे, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए जो फीस लगती है, वो बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी। देखो, एक युवा है, ठीक है, वो पढ़ाई करके निकला है, उसके बाद उसके पास रोजगार, अभी का सिनेरियो बता रहा हूँ, उसके पास रोजगार नहीं है, नहीं है, हाँ। ठीक है,
अब ग्रेजुएशन करने के बाद सबके घर वाले सोचते हैं भाई बच्चा पढ़ लिख गया है, अब ये नौकरी करे, कुछ घर को सहारा दे। अब बच्चे का दिमाग होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ, जो मतलब कल्चर चलता आ रहा है। ऑब्वियसली हाँ, एक तो सिक्योरिटी अब है यार। उसमें क्या होता है, मिनिमम बेयर मिनिमम 1000 रुपए से कम का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता। अब ऐसा तो है नहीं आपने फॉर्म भर दिया आपकी नौकरी लग जाएगी। कम से कम बंदा जो है, जो युवा है, वो किसी भी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 8 से 10 फॉर्म साल में भर देता है। एग्जैक्टली। फिर वो सेंटर पड़ता है, अब सेंटर नहीं पता कहाँ आएगा, उसका भी एक्सपेंस है, खर्चा है। तो पर्टिकुलरली अगर बच्चे ने कोचिंग नहीं ली है ना, तो ना करते हुए भी मोटा मोटा 1500 रुपए पर पेपर का खर्चा आप लेके चलो। यार इसमें एक चीज अब आपने उसमें- देखी ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कौन बिहार स्टेट में आई गेस वो पेपर था गवर्नमेंट का, उसमें कितनी मुश्किलें उठा के स्टूडेंट्स गए हैं। आप वंदे भारत तो दिखा देते हो, बट ट्रेन का हाल देखा था, ट्रेन का हाल तो स्टूडेंट्स क्या चल बेचारे रहा है? सालों साल मेहनत कर रहे थे और वो पेपर नहीं दे पाए। अब इस चीज यूपी के में भी लिए हुआ है, आरओ का लीक हुआ था, बहुत पेपर्स लीक हुए। पेपर लीक का तो पूछो ही मत, कितने आए लीक हुए दिन हैं, पेपर लीक हो आए रहे दिन पेपर लीक हैं। हो अब रहे थे। इसके ऊपर भी न्याय पत्र में एक चीज मेंशन करी है कि इस पे कानून बनेगा और पेपर लीक को हर टेक्नोलॉजिकली सिक्योरिटी दी जाएगी और लॉ बना के इसको फ्रेम किया जाएगा कि किसी भी तरीके से पेपर लीक के जो चांसेस हैं उसे ड्रॉप करके 0% करे जाए। और इन एनी केस अगर पेपर लीक फिर भी हो जाता है तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें स्टूडेंट्स को दोबारा जल्दी से जल्दी चांस देके उसको कंप्लीट बच्चे किया का जाएगा। भविष्य तो अधर में लटक हाँ, जाता है ना। अब इससे उसको एक उसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। और अभी हमारे फॉर एग्जांपल एक जर्नलिस्ट है किसी बड़े न्यूज चैनल का, उसने तो पूरा ये कर दिया था, उसने पूरा प्राइम टाइम करा रात को 9 बजे, दैट सरकारी नौकरी क्यों चाहिए तुम्हें। वो तो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि गलती तुम्हारी है, तुम सरकारी नौकरी क्यों मांग रहे हो, मतलब अपना हक तो अपना हक कैसे मांग रहे हो। तो इसीलिए तो फिर इसलिए जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय शब्द है ना, बहुत अच्छा है। वो तो इसीलिए अपना हक न्याय है। है, इसीलिए न्याय। नौकरी किससे मांगेंगे, अच्छा, सरकार एक से डेटा मांगेंगे। इसका मैंने और देखा था, पार्लियामेंट में सरकार ने खुद बोला था कि किसी मंत्री ने बोला था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, कि लगभग 22 करोड़ के लगभग लोगों ने फॉर्म फिल किए थे सरकारी नौकरियों के लिए। हाँ। उसमें से 7,22,000 को सिर्फ नौकरी दे पाई है पिछले 10 सालों में। यार मतलब 22 करोड़ कहाँ लोगों ने 22, हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, 22 करोड़ लोग आने के लिए हैं और आपका ऐसा नहीं कि वैकेंसीज हैं आपके पास। आप अगर देखोगे ना, एक क्लर्क की जॉब के लिए भी है ना, मास्टर डिग्री वाला, जिसने मास्टर्स किया होता है, पोस्ट ग्रेजुएट किया होता है, ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन वाले लोग क्लरिकल जॉब के लिए भरते हैं। देखो कार्तिक, मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, ये जो आपने डेटा बोला ना 22 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, 10 लाख की निकली। 22 करोड़ आपको का पता है फॉर्म हमारी कंट्री में अभी जो डेटा मेंटेन्ड है, फॉर एग्जांपल 12th पास करके 2 से 3 करोड़ बच्चा हर साल पास आउट पास हो कर रहा रहा है। है, बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं है जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, जैसे 8th के बाद छोड़ 8th दिया, के बाद 10th के फिर बाद कुछ 10th के लोगों बाद की अपनी अपनी वो होती है यार, प्रॉब्लम्स होती है, नहीं कंटिन्यू कर पाते। अब इसके अंदर आपको देखो 2 से 3 करोड़ लोग 12th के बाद पास आउट हो रहे हैं। अब इसमें कोई मेडिकल करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, या कोई आईटीआई ज्वाइन करके अपने आप को किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के बिल्कुल। लिए करना चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 2 से 3 करोड़ लोगों को एकोमोडेट करने के लिए क्या हमारे पास स्ट्रक्चर है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली सुन रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं बोला था कि हमारे देश में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इनका हेल्थ का एक डेटा आया था, हमारी कंट्री में मेडिकल की जो अवेलेबल सीट्स हैं वो 1,04,000 है। और अगर 1,04,000 समथिंग है, अगर उसमें हम बीडीएस की भी जोड़ दें डेंटल सर्जन वाली, तो ये ऑलमोस्ट 1,40,000 या 1.5 लाख सीट्स बनती हैं। अब इनके लिए नीट का जो एग्जाम होता है उसमें 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट बैठ रहा है, तो आप कैसे एकोमोडेट करोगे। इसका मतलब बनता है फॉर अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 15 बच्चों में से एक बंदा डॉक्टर बनेगा। अब उसमें भी अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसमें भी क्या है ना, इन 1 लाख कुछ सीट्स में से आधी प्राइवेट होती है, आधी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए तो आपको चैलेंज करना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सब है। प्राइवेट में लोग अपनी मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। इसी चीजों को रेगुलराइज करने के लिए न्याय पत्र में ये चीजें दिए गई हैं, जिसको हम अप्रेंटिसशिप से जोड़ते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट जॉब से जोड़ते हैं और फीस लोन वेव ऑफ से जोड़ते हैं। ये विजन है, इसलिए लगता है कि हाँ ये जेन्युइनली न्याय हो रहा है कहीं ना कहीं। फिर संकल्प पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, संकल्प पूरा करे ना, 2 करोड़ नौकरियां दे। आपके पास संकल्प था, 10 साल थे ना, आपके 10 पास साल थे, 10 साल थे आपके पास। दोनों ने 24 का पढ़ा होगा, संकल्प पत्र भी पढ़ा होगा, तो इसमें ऐसा वो संकल्प पत्र नहीं है, मिस्टेक, वो मोदी की गारंटी है। मोदी, अब वो उसका है ना, वो वो नाम पता क्या है, बदल गया। नहीं वो देखो ऐसा होता है ना, जैसे चिप्स है, ठीक है, आप चिप्स का पैकेट लाते हो, आप उसमें चिप्स खा रहे हो,
तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो हरे रंग का पैकेट जो होता है वो नीले में बन जाता है। बस वो चिप्स की क्वांटिटी भी उतनी है, चिप्स का फ्लेवर भी वही है, ये मैं समझना चाह रहा पर था वो कि पैकेट का रंग बदल ये गया तो है। न्याय पत्र में है कि भाई एक समझा दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर में हम इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी वैकेंसीज हैं हम इस तरीके से दे सकते हैं, स्टूडेंट को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, ये सारी बातें कर ली। एक्चुअली इसमें ना संकल्प प्राइवेट और पत्र में नहीं है गवर्नमेंट कहीं को पे पैरेलल, संकल्प पत्र में तो उन्होंने जॉब्स का जिक्र ही नहीं करना छोड़ दिया है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट वर्ड का वो जिक्र नहीं है उनके एक्चुअली पता उसमें। है क्या हो रहा है, वो जो 2 करोड़ वाला वादा हुआ था ना, वही भारी पड़ रहा है, वो लोग भारी सवाल पड़ कर रहा है, रहे हैं। exactly। अच्छा, सवाल 22 में करेंगे। भी बोला गया था कि 10 लाख नौकरियां भर दी जाएं, भर गई। एक्चुअली भरी है, कहीं देखो दिखी है? देखो एक क्या होता है ना, अनएम्प्लॉयड होने में और अंडर एम्प्लॉयड होने में ये डिफरेंस होता है। आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग अनएम्प्लॉयड होना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन टू बीइंग अंडर एम्प्लॉयड। बिल्कुल। अब मैं डेटा साइंस का मैंने कोर्स किया, मैं सीडेक से मैंने किया, आई एम सर्टिफाइड कि भैया चलो ये एक क्वालिफाइड डेटा साइंटिस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि पकोड़े बेचना गलत है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, मैं मानता हूँ वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है। उसके लिए एक स्किल्ड बंदा है जिसको ये काम आता है, वो करेगा, वो अपने काम में निपुण है, वो अच्छे से करेगा। बट मेरा वो काम नहीं है, मैं क्यों पकोड़े बेचूं? और आपने उनका ध्यान दिया इन 10 सालों में, क्या पकोड़े बेचने के लिए जो ऑयल लगता है उसके प्राइस आपने कम किए? उस पकोड़े बनाने को, तलने को जो गैस लगती है, आपने उसके प्राइस वो कम किए? नाले से गैस बन जाएगी ना। अच्छा सस्ती। सिद्धार्थ, आपको पता हो अभी वो नाले से प्रोफेसर गैस का जो issue था, डॉक्टर चाय रितु सिंह बनाने के लिए। डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर DU DU यूनिवर्सिटी, की, हाँ, उनका प्रोफेसर, कुछ मैंने वहाँ सुना। पे इशू था और उनको एक्सपेल कर रखा वो था, भी जॉब से पकोड़े रिजाइन कर बेच रही रखा हैं, था। उन्होंने पकोड़े का स्टॉल लगाया बाहर, उनका स्टॉल भी नहीं लगने दिया। प्रॉब्लम क्या, गवर्नमेंट समझती ही नहीं है कि एक बेचारा गरीब आदमी, वड़ा पाव वाली दीदी, हाँ। वो डेली रोते हुए रील डाल रही है, ये बताया कि मेरे से रिश्वत ली जा रही है। मैं रिश्वत वही ली कह जा रहा हूँ रही है, ना। openly फॉर बोल रही है। एग्जाम्पल हम कहते हैं कि चलो हमें नौकरी नहीं मिली या हम सगाई नौकरी नहीं भर पाए, वैकेंसीज गवर्नमेंट ने निकाली नहीं, वो 22 करोड़ में 7 लाख को मिली, मैं 21 करोड़ समथिंग में नहीं आ पाया। और मैं कल को पकौड़े की दुकान लगाना चाहता हूँ, अपने स्टूडियो के बाहर लगाते हैं दुकान, यहाँ पे अगर लोकल वो आपका MCD आ जाएगा, यहाँ पर पुलिस आ जाएगा, कोई लीगलाइज थोड़ी ना है, आपके मुंह से बोलने से पकौड़ा थोड़ी ना हो गया। ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज लोग जो एक्चुअली फेस कर रहे हैं ना, उनका है। वही मैंने देखा कि आप वो भी नहीं कर पा रहे हो ना, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, बीइंग कि वो फेमस भी हो गए हैं सोशल मीडिया में, उनको सपोर्ट भी, उसके बाद भी हैरेस हो रहे हैं, शॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, उसके बाद भी हैरेस हो रहे हैं ना। बन रहा है, तो वो भी इन्फ्लुएंसर है, बट वो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम को, रादर देन सिस्टम उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है अब कि अगर- भाई तुम हमें पैसे दो। अब सारे ही अगर पकोड़े बेचने लग जाएंगे तो फिर कौन खाएगा? यार एक एक्चुअली अभी एक रिसेंटली एक मैं किसी का एक फॉरेन पॉलिसी में किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक जर्नलिस्ट का, कोलकाता का एक मतलब BCA कर रहा था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में उसने कुछ कोर्स किया था, एंड ही वाज एक्चुअली एमिंग फॉर अ वेरी गुड जॉब, यू नो, एक सोफिस्टिकेटेड जॉब जहां वो एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करे, बट उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अब वो क्या कर रहा है बेचारा, छोटी सी दुकान बना के लोगों के कंप्यूटर असेंबल करके बेच रहा है। ठीक है, वो एक काम कर रहा है, तो अभी तो गवर्नमेंट कहती है ना कि हम आपको, आप वो बना रहे हैं आपको कि आप एज एन एम्प्लॉयर जा रहे हो कि आप लोगों को रिक्रूट करोगे, लोगों को नौकरियां दोगे, आप वो बनो, वो माइंडसेट लो। तो उसमें मैंने वो यही तो बोला, उसके लिए आया था ना स्टार्टअप इंडिया, लोगों के स्टार्टअप Startup हुए, India, हाँ। कितने स्टार्टअप खुले और और कितने बंद हो बने, गए, कितने और कितनी तेजी से उनके वो नंबर ऊपर बढ़ा और कितनी तेजी उनके से वो ऊपर नंबर गिरा। वो ये ना एक पैकेट गुब्बारा था, गुब्बारे में हवा भर दी, स्टार्टअप इंडिया का गुब्बारा फूल गया, फिर उसमें पिन लग गई और वो पूरा गुब्बारा फूट गया। उसमें इतने कंप्लायंसेस हैं। अब बंदा जो है नया स्टार्टअप कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन और जो चीजें, हाँ, वो संभालने का भी कोई नहीं है। अभी जैसे बायजूस एक टाइम पे $22 बिलियन की कंपनी हो गई, आज उसके नेटवर्थ जीरो पे आ गई है, तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट में दिखी ही नहीं ना। अब तो आप स्टार्टअप करा दो, लोग अपने रिस्क पे सब कुछ कर लें, और वो करने को आप तैयार नहीं होते। ये तो बड़ी है प्रॉब्लम, ये चीज। एक्चुअली इन्होंने ना जो सबसे बड़ा डैमेज किया है ना, वो किया है, जो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, और ये एज अ सिटीजन मेरा राइट है बोलने का, कि जो डिमोनेटाइजेशन अनप्लान्ड इन्होंने किया। देखो, इस देश में सबसे ज्यादा जो हमारा मानना है, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, MSME सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो जो एक एम्प्लॉयमेंट थी ना, वो कैश क्रंच, वो कैश पे चलती थी, वो कैश बेस्ड इकोनॉमी पे उसके बाद उस पे GST ने और डबल, वो तो चोट कर दी। डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट ही उन्होंने करा। अब इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने कमर, GST में इन्होंने 5 की स्लैब है, 12 की स्लैब है, 18 की, बहुत ज्यादा इन्होंने उसको केओटिक कर दिया, बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। मैं देखो, मैं शॉर्ट में अगर एक चीज बोलूं ना, कि इन्होंने क्या करा ना, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने के चक्कर में ना, हिट एंड ट्राई खेल रहे थे ये लोग, हिट एंड ट्राई करके वो बैकबोन ही तोड़ दिया है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है देश की इकोनॉमी को। अब दिखता तो बहुत है कि यार ये हो रहा है, मोदी जी ने वो कर दिया, ये कर दिया, बट वास्तविकता क्या है? ये रिपोर्ट झूठी है।
ILO की रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट्स हैं, खुद की यार भी खुद देते की हैं तो ना, इन्होंने मिनिस्ट्री तो तो कल- सही दे रही है ना, मिनिस्ट्री तो सही मिनिस्ट्री दे रही ऑफ होगी हेल्थ ना, का- मैंने अभी मैं जो वही कह रहा हूँ, मेडिकल का मिनिस्ट्री तो डेटा सही दिया, दे वो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आपके डेटा है। मिनिस्टर तो वो पार्लियामेंट मैं में नहीं सही कह रहा बोल हूँ। रहे हैं ना। अभी एक मतलब इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेटा दिया था कि प्रेस्टिजियस IITs में आईटी बॉम्बे to be 2019 specific, में हाँ, आईटी बॉम्बे। 4500 टीचर्स के आईटी faculty बॉम्बे में के- नहीं हुआ भाई, आईटी बॉम्बे में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। बात रिक्रूटमेंट की तो है, उनमें 4500 फैकल्टी के पोस्ट वेकेंट है। अब ये देखो, जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स के पोस्ट वैकेंट है, और हाँ, कौन भर रहा एक केंद्रीय विद्यालय में शायद SC ST और OBC के लिए जो सीट्स हैं प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए, वो भी वैकेंट है, उसको उसका- रिक्रूटमेंट नहीं दे रखा है, उस actually पर भी नहीं इन्होंने दिया हुआ है। इसको उसके ये लिए मोड़ इन्होंने- देते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल की तरफ, अब जहाँ पे actually टीचर क्या से हो रहा है किसी ना, भी तरह करवा लेते हैं काम, और कम सैलरी पे। कम सैलरी इसमें भी न्याय पत्र में एक है, मेंशन है, एजुकेशन पॉलिसी में न्याय पत्र में ये चीज मेंशन्ड है कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का जो पूरा चीज है ना, पूरा प्रोसेस, इसको हम रेगुलराइज करेंगे और इसको परमानेंट करेंगे। मतलब अब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, वही टीचर्स आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिलेंगे, मतलब वो परमानेंट हो परमानेंट हो जाएंगे वो। तो ये भी न्याय पत्र में है। जिन और फिर टीचर्स का जो मिसयूज किया जाता है कि आपको टीचर का काम है यार पढ़ाना, अब ठीक उनको है, आप इलेक्शन उनसे ड्यूटी में लगा लेते इलेक्शन हैं। ड्यूटी कभी कहीं, इन चीजों को भी कांग्रेस डिस्करेज करेगी और इन चीजों को न्याय पत्र में मेंशन्ड है कि इनको इन्हीं के काम के लिए स्किल्ड प्रॉपरली किया जाएगा। अब ILO की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसमें बताया जाता है कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है उसमें से 83% लोग यार यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, जिसमें से 66% वो यूथ है जो ग्रेजुएट और हायर ग्रेजुएशन है, जिनके पास हायर डिग्री है। ये नंबर जो था ना, वो 2000 में 35% था, जो अब 2022 में डबल हो चुका है, 66% हो चुका है। उसके लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये न्याय पत्र जो है ना, युवा न्याय, ये उसको सपोर्ट करेगा, ये उस चीज को एरिडिकेट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को, जिस तरीके से हमारा देश बिल्कुल एक, कभी किसी ने स्टेटमेंट दिया था, वी आर टिकलिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये उस चीज को खत्म करने के लिए, ये पॉपुलेशन विजन भी है। बढ़ रही है, ठीक है, और उधर से रोजगार भी कम हो रहा है, तो कैसे अकोमोडेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स कम हो रही हैं, सीट्स कम हो रही हैं। आज जो कॉलेजेस एक टाइम था जब हम लोगों ने बीटेक करी थी, उस टाइम पे कॉलेजेस का इंजीनियरिंग की तरफ लोग भाग रहे थे, आज भी भाग रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं, पर उस टाइम पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, और आज कॉलेजेस पे आप यार जाके एक देखो और ताले लग प्रॉब्लम चुके हैं। है सिद्धार्थ, हम लोगों ने बहुत सस्ते में बीटेक कर ली, आज की डेट में आप फीस देखो यार बीटेक कॉलेजेस की, बिल्कुल 20-20 लाख रुपए में डिग्री हो रही है, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट कॉलेज की बढ़ गई, हाई फीस है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई। IIT की तो अभी 2016 में 17 अभी में कुछ हाल फिलहाल में बढ़ी है। 120% का राइज हुआ है। IIT का 90,000 से 2 लाख रुपए, जब IITs की आप बढ़ा रहे हो तो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस का क्या हाल होगा, आप खुद सोचो। प्रेस्टिजियस IITs में 4500 फैकल्टी के पोस्ट वेकेंट है, तो आप यहां से उम्मीद लगा लो कि बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क्या हाल होगा। इस चीज को रेगुलराइज करना है। रीजन क्या लगता है आपको, रीजन क्या रहा कि गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, कि मतलब ना गवर्नमेंट जॉब क्रिएट हो पा रही हैं, या गवर्नमेंट जॉब नहीं दी, वैकेंट पता है कि वैकेंसीज खाली हैं, प्राइवेट में उस तरीके की नौकरियां लोगों को मिली नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज अलग है, हमने स्टार्टअप पे इन सब पर डिस्कस कर लिया। रीज़न क्या हो सकता है, क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? उनका ध्यान ही नहीं है, उनका ध्यान तो मीडिया मैनेजमेंट में अपनी वाहवाही में ज्यादा ध्यान है। सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ एप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक कह रहा है कुछ गवर्नमेंट को अपने अपना PR कुछ से भी करेंगे हम, ये सब करेंगे तो हमें वोट मिलेगा, मतलब हमें दूसरा एंगल लेके चलना है, हमें इससे मतलब नहीं है कहाँ पर जा रहे हैं। तो फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी फिर उसको तो प्रॉब्लम जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सोशल मीडिया माइंड गेम्स, ये उसी चीज को नहीं। फिर अगर नई गवर्नमेंट जो आती है, फॉर्मेशन जून में होता है नई गवर्नमेंट, उसको तो बहुत प्रॉब्लम है कि भाई ऐसे यूथ मिलने वाले हैं जो रास्ते में खड्डे भरने पड़ेंगे, अब वो भरने में टाइम भी लगेगा। तो न्याय पत्र इज अ वेरी गुड रोड मैप। अब इसके अंदर देखो, आप ये न्याय पत्र उठा के देख लो, इसके अंदर है ना कैटेगरी बनाई हुई है, युवा के लिए कुछ है, किसान के लिए कुछ है, महिला के लिए कुछ है, सोसाइटी के लिए कुछ है, सबके लिए अलग अलग, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, लेबरर्स के लिए अलग है यार। देखो हर चीज को इन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, सबके लिए अलग अलग बनाया, और जो पॉइंट्स है ना, मैंने पढ़े हैं, तो जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। हम लोगों को इस चीज को लोगों को मतलब डिस्कस करना चाहिए। अब हम कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम पहले 10 चीजें देखते हैं, तो वोट देने से पहले हम लोग क्यों नहीं सोचते? वोट देने से पहले हमें सोचना चाहिए ना कि भाई पिछले 10 साल में क्या हुआ और आगे का क्या रोड मैप है। मैं इसमें ना एक श्रमिकों का देख रहा था, लेबर वालों का ना, मैं शॉक हो गया। पता है अभी करंट में एक जो दिहाड़ी मजदूर जो काम करता है, जिसको चौराहे पे मिनिमम वेजेस, वो 176 रुपीज़ कमा रहा है। मतलब सोचो, हाँ, वो 2014 में 137 रुपये कमा रहा था, अभी वो 176 रुपये कमा रहा है, मतलब सिर्फ 39 रुपये बढ़े हैं। बट इसमें एक आगे कि 400 रुपये बोला गया, 400 रुपये ये फिक्स बेयर मिनिमम, और अगर वो सेंटर में लगा दी तो हर स्टेट में आपको 400 बेयर मिनिमम देना पड़ेगा, प्लस मनरेगा वालों को भी 400 देना पड़ेगा। फिर वही बात आ जाएगी, आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना,
आपकी आप सोचो तो मैं समझ रहा हूँ जैसे दिल्ली जगह पे जो बेचारा बिहार यूपी से आ गया हमें मजदूरी करने आ गया, अगर वो 176 के आसपास या 200-300 रुपये कमा रहा है, उसको रेंट वैसे देना है, उसको गैस वैसे ही झेलनी है, उसको तेल सब्जी सब कुछ इतनी महंगी करनी है, कैसे अपने घर क्या भेजेगा वो, घर क्या भेजेगा, घर क्या भेजेगा भाई, वही मैं कह रहा हूँ घर कैसे करेगा वो चीज़ें तो बहुत वो है ना। मनरेगा में 400 ये तो बहुत, ये मैं एक चीज़ इसमें और थी, एक अनूप सतीपति की इन्होंने कमेटी बनाई यूपीए, इसने माफ़ कीजिएगा एनडीए की, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2019 में, हाँ 2019 में, उसने उस कमेटी ने कहा कि भैया जो ये दिहाड़ी मजदूर हैं इनकी आप डेली वेजेस को 375 रुपये कर दो, 370 2019 में बोला था, आज 2024 है 176 रुपये। तो इन्होंने तो, मैं तो और आप महंगाई देख लो, आप सोच ही नहीं रहो। कोरोना के टाइम पे मैं सोचता हूँ कि पूरे देश को सोचना चाहिए, वो बेचारे यूपी बिहार कैसे नंगे पैर, कितनों के रास्ते में डेथ हुई, कैसे गए, लाखों लोग उस पे गए नहीं हम, वर्कर्स कहाँ हम गए नहीं, और फिर हम 80 करोड़ को राशन देकर के कह रहे हैं कि ठीक भाई आपका काम हो गया। और देखो आप ये, और देखो इस वाला जो ये क्या इनका पत्र आया है, इस पत्र के अंदर संकल्प पत्र नहीं है, ये मोदी की गारंटी है, ये हाँ गारंटी, मोदी की गारंटी है। इस गारंटी में क्या कहा जा रहा है कि हम अगले 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन जारी रखेंगे। अब एक चीज आप ये बताओ, एक तो एक तरफ आप कह रहे हो कि देश तरक्की कर रहा है, जब देश तरक्की कर रहा है तो अगर मैं तरक्की कर रहा हूं तो मैं चैरिटी करूंगा, मेरा हाथ खुलेगा, मैं लोगों को देने की मेरी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां आप लोगों को अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाए रख रहे हो कि आप 5 किलो राशन आप ले लो और मतलब ये तो यार सीधा सीधा लोगों को, मतलब 80 करोड़ की जगह आप ये फ्री राशन देके आप ये नहीं मुद्दों से भटक सकते ना कि आप उनके बच्चों को रोजगार तो नहीं दे रहे, और उस पे भी ये तो एक एहसान किया जा रहा है कि हम भाई तुम्हें राशन दे रहे हैं, और ये उनका कुछ मत बोलो, ये उनका हक भी है। फूड सिक्योरिटी बिल जो आया था यूपी गवर्नमेंट में, न्याय पत्र में जो है ना, इन्होंने राशन के ऊपर कांग्रेस का जो न्याय पत्र है इसमें इन्होंने ऐड ऑन किया है कि इसमें आपका तेल ऐड किया जाएगा, जो वो खाद्य तेल है, सब कुछ, और इसमें आपकी दालें ऐड की जाएंगी, सब ठीक है। तो मतलब इन्होंने बेसिकली पूरा किचन, पूरा एक किट टाइप मिल जाएगी, पूरा किट दे रहे हैं, वो सब कुछ मिलेगा जो एक रसोई के लिए बेयर मिनिमम लोगों को चाहिए। एक चीज इसमें देख रहे हो कि न्याय पत्र में ना, मेरे को एक चीज और अच्छी लगी है कि ये लोग ना लोगों पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अब जैसे किसी को अप्रेंटिसशिप दी, ठीक है, उसके बदले उसको एहसान नहीं कर रहे हैं कि यार ये तो फ्री में दे दी। मनरेगा में भी यही था, मनरेगा में भी यही था, आप 100 दिन काम करते थे, आपको 100 रुपए मिल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको कर रहे हो, उसको लगता है कि मैं उसको स्किल कर रहे हो ना, कि आप उसको फ्री में नहीं कर रहे हो, वो 1 साल काम करेगा, कोई खैरात में नहीं दे रहे, बिल्कुल सही, खैरात नहीं दे रहे हैं। बंदे को लगेगा कि मैंने मेहनत करी, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसमें एफर्ट डाले और मेरे को उसके रिटर्न में अर्बन मनरेगा का भी कुछ है ना, अर्बन मनरेगा राजस्थान में किया था उन्होंने शायद, अर्बन मनरेगा इन्होंने राजस्थान और कर्नाटक में भी आई गेस, राजस्थान में शायद करने वाले, राजस्थान में 50 दिन तक का। अब इसमें देखो इतनी महंगाई के अंदर खाना जो है, अगर आप कहीं भी ढाबे पे चले जाओ तो एक वक्त का खाना खाने के लिए कम से कम एक साधारण भोजन करने के लिए 50 से 60 रुपए लगते हैं। अब इनकी योजना है कि हम इंदिरा कैंटीन, इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया हुआ है कर्नाटका में 10 रुपए में। एयरपोर्ट पता है, मेरा एक रिलेटिव गया था एयरपोर्ट पे बेंगलुरु में, 5 रुपए में ब्रेकफास्ट मिल रहा है और 10 रुपए में मिल रहा है। प्लस जो आपके जोमेटो ये वाले है ना, इनको बहुत फायदा हो रहा है भाई, स्विगी जोमेटो वाले 10 रुपए में खाना मिल जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा होगा इंदिरा कैंटीन वाला जो इनका योजना है, जो कर्नाटक में चल रही है, और पहली जब पहले इनकी योजना पहले गवर्नमेंट थी ना कर्नाटका में, तो उस टाइम भी चल रही थी ये इंदिरा कैंटीन। इससे पहले 10 रुपए में एक साधारण व्यक्ति को अगर भोजन मिल जाए, साधारण खाना मिल जाए यार, वो समोसा नहीं मिलता है, अगर हमने दिल्ली में पकौड़े नहीं मिलते, एमसीडी की वैन 10 रुपए का पकौड़ा नहीं मिलेगा। दिल्ली में हमने देखा होगा कि एमसीडी की वैन्स काफी चल रही हैं, जहाँ पे आपको 2 रुपए 3 रुपए में खाना मिलता था। वो कांग्रेस ऑलरेडी कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की 10 रुपए की एक वो योजना चलाई थी, 5 रुपए। 5 रुपए की। ये मुझे लगता है ये हर किसी भी देश में ये चीजें आपके राइट होनी चाहिए, मतलब आपका खाना, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल, और यही सब एग्जैक्टली गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि आप अच्छा खाना, मतलब ये इतना सक्षम बना दो कि भाई खाना खिला रहे हैं, नौकरी दे पा रहे हैं। की बात क्या होती है, देखो मैं बताऊं, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार ये तो सारे कांग्रेस माइंडसेट वाले तो नहीं बैठे हुए कहीं। ये कांग्रेस माइंडसेट की बात नहीं है। अगर कोई भी, मैं अपनी नहीं कह रहा, आप न्यूट्रल बंदे को उठा लो। इनफैक्ट मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कोई बीजेपी सपोर्टर हो ना, वो भी ये चीज कर ले, ठीक है। आप पिछली गवर्नमेंट्स के ट्रैक रिकॉर्ड उठाओ, उन्हें कंपेयर करो, देखो डेटा टू डेटा। इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा कि कांग्रेस ने ना डिलीवर किया है, ठीक है। 1952 में 47 के बाद जब हमें जिस हालात में देश मिला था ना,
काफी लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम या रिलीजन और ये सब करती है। 10-10 साल का उठा लेते हैं, 10 साल का उठा लो, 14 से 24 उठा के देख लो। आप इस 2014 से लेके 24 तक के कंपैरिजन को किसी भी सरकार के 10 साल से कंपेयर कर लो, आप और 10 आप साल डेटा की मनमोहन बात सिंह पे जी बात के, करो ना। आप 70 साल छोड़ दो, 10 साल वैसे छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे तो यार कांग्रेस ने किया है, हर गवर्नमेंट का 10 साल, कंट्रीब्यूशन रहा है, 10 साल बिल्कुल हर हम मानते गवर्नमेंट कर रहा है। हैं। वाजपेयी जी ने वाजपेयी जी ने भी काम किया कहीं है, ना कहीं, ठीक है, सबने किया है। कई चीजें, पर आप सबका है ना जीरो नहीं कर कई सकते। चीजों पे क्रिटिसाइज करना ना वो हमारा राइट भी है, वो राइट इसलिए बिकॉज एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारा फर्ज है। और ये तो मोदी जी खुद बोलते हैं, तुम मुझे क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो मैं बढ़िया काम कहां से करूंगा। आप सुनो तो सही, आप सुन ही नहीं रहे ना, मौका तो दो, वन वे criticize करने कम्युनिकेशन है, वन वे। अब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, वो चलते आ रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर गए हैं, पैदल चले। अब एक बात बताओ, लोगों से उसमें उनको कोई वो तो था नहीं, वो तो अपने घर बैठ सकते थे एसी में, क्या जरूरत थी यात्रा करने की। लोगों से कनेक्ट किया है, और जो ये न्याय पत्र बनाया है इसमें लोगों की जो बातें सुनी गई हैं, वो सुन के उसको एक पेपर के फॉर्म में इन्होंने निकाला है। ये बात ये सही कह रहा है सिद्धार्थ, मैं इसकी बात में ऐड ऑन करूंगा। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पॉडकास्ट, ये मैं भी मानता हूँ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एवरीथिंग, ठीक है। बट मैं इसमें इसकी एक बात को ना यहाँ ऐड ऑन इसलिए करूंगा बिकॉज न्याय यात्रा को तो मैं इतना लिंक मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर। बट भारत जोड़ो यात्रा जो पहली वाली थी उसमें ना ये सिनेरियो था, उसका जो मेन आइडिया था ना, वो आइडिया मेरे को जो लगता है वो विजन न्याय पत्र में आपको दिखता है। जितनी उन्होंने सिविल सोसाइटीज से बात करी कांग्रेस वालों ने, जो भी इनकी मैनिफेस्टो कमेटी थी, उन लोगों ने ये रोड्स पे चले, लोगों की प्रॉब्लम सुनी, इन्होंने फिगर आउट किया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना लोगों को क्या है। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम एम्प्लॉयमेंट की है और महंगाई की। एग्जैक्टली। तो वो चीज ना इन्होंने उस न्याय पत्र में दिया है, और ये न्याय जो नाम है ना वो इसीलिए दिया है क्योंकि लोग परेशान है। एक चीज में और हुई थी, शायद कर्नाटका में शायद राहुल गांधी जी उनसे मिले थे, ये स्विगी जोमेटो के ना गिग इकोनॉमी जिसमें मिलता है, तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको इंश्योरेंस और ये नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जोमेटो से हमने कुछ खाना मंगा लिया और हमने खाना मानो ले लिया, हमने कई बार लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको पे नहीं करते और कहते हैं ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुआ, उनकी नौकरी पे आ जाती है, कोई पूछने उनको नौकरी से निकाल देते। तो उसमें एक तो ये इन लोगों ने इंश्योर किया था कि नौकरी ऐसे तरीके से नहीं हटा सकते। हाँ, बस इंश्योरेंस दे रखा है कर्नाटक में 4 लाख रुपए का। इवेंट इंडस्ट्री के लिए भी इन्होंने बोला था, हाँ, गिग इंडस्ट्री के लिए। हाँ, ये पूरी गिग इकोनॉमी को तो इसमें भी शायद न्याय पत्र में मेंशन किया हुआ है। आज तक किसी भी पार्टी ने गिग इकोनॉमी की तरफ इस तरीके से सबसे बड़ी इकोनॉमी आप देखो ना, हम लोग के आसपास ये जोमेटो, स्विगी, ये तो सबसे ज्यादा, ये तो हर शहर में यही देर पा रहे हैं। मैं तो एक बात बोलूंगा, हमें एक्चुअली वी शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स ये रेडी पटरी वाले जो है हमारे, असली एम्प्लॉयमेंट तो ये बेचारे जनरेट कर रहे हैं, खाली पेट इकोनॉमी चला रहे हैं ये लोग जो है। अगर एक बात बताओ, अब रेडी पटरियों को जीरो कर दो देश में से, एक शहर का उदाहरण करके देख लो, जीरो कर दो, इकोनॉमी ठप हो जाएगी। हर व्यक्ति जो है ना ठप हो जाएगी। हर कोई है ना एक 5 स्टार में या 3 स्टार में एक स्टोर पे जाके खाने की कैपेसिटी नहीं है आज भी लोगों की, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही बात। रेडी पटरी वाले जो हैं, ये खोमचे वाले रेडी पटरी पे जो बेच रहे हैं, विक्रेता हैं, इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है, सस्ते में चीजें मिल रही है। इनफॉर्मल सेक्टर ने ना इन्हीं की कमर तोड़ी है। एक भी कोई सीनियर, कोई बहुत अच्छा लीडर, कोई देश का माना हुआ आपको दिखा लाइन में लगा हुआ? यही बेचारे लाइन में लगे हुए थे, हम लोग लाइन में लगे हुए थे बुरी तरीके से। वो इकोनॉमी की जो कमर टूटी है ना कार्तिक, वो अभी तक जाके स्टेबलाइज हो ही नहीं पाई है। और उसके बाद बची कुची का बचा कुचा तो सारा हो चुका। आपने क्या लिया से हो गया, जितना भी डिमोनेटाइज हुआ था 99% जो थी करेंसी वो चली गई थी, बचा हुआ था 2000 का नोट। अब इन्होंने वो करके भी ना अपने ही फैसले को तुमने गलत साबित कर दिया। अब इस पे अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। ये कहा गया था कि नकली नोटों पे लगाम लगेगी, नकली नोटों पे लगाम लगेगी, पर अगर आप देखो नकली नोट फिर भी पकड़े गए हैं। ठीक है भाइयों, आज इसको यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पार्ट 1 ही इतना कुछ हो गया है लोगों को समझने के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग इस पॉडकास्ट के बाद कम से कम अपने एक बार मैनिफेस्टोज को पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पार्टी आपको क्या देने वाली है, 5 साल में वो क्या डिलीवर करने वाली है, कैसे आप उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे एक फार्मर्स के ऊपर हम डिस्कशन कर लें, वुमेन की जो कंडीशन है इस समय नारी की, उसके ऊपर बात कर लें, और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेंगे। तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत, मैं बस लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा अभी के लिए, आई विल कीप इट इन वेरी शॉर्ट, कि आपके ऑडियंस के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा दैट मैनिफेस्टो बहुत जरूरी चीज है यार। मतलब इसको ना ऐसा डाइवर्ट होके मत पढ़ना कभी भी कि कांग्रेस का है तो मैं क्यों पढ़ूं, बीजेपी का है तो मैं क्यों पढ़ूं। आई थिंक वी शुड रीड मैनिफेस्टो, जो पार्टीज आपको वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, क्या क्या ऑफर है, हाँ क्या ऑफर है, लोगों को क्या मिल रहा है, हमारे लिए क्या है। ये एक्चुअली ना इट्स अ फेस्टिवल। बिल्कुल, लोकसभा इलेक्शन इज नथिंग बट अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी।
इस डेमोक्रेसी में आपको गिफ्ट्स क्या मिल रहे हैं, वो गिफ्ट्स के लिए आपको ना मैनिफेस्टो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स अबाउट योर कंट्री। आपका देश अगले 5 साल में कहां जाएगा, क्या रोड मैप रहेगा, कौन क्या दे रहा है, वो आपका अधिकार है। देश के लिए क्या कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है, और देश में मतलब लोगों के, किसानों के लिए क्या कर रहा है, लेबर के लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए गिफ्ट स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहा है, हमें लेना चाहिए, उसे हमें पढ़ना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसकी पॉलिसी का वो एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, वो जो ब्लूप्रिंट दे रहे हैं उससे हमें आइडिया लग जाएगा भाई ये कर रहे हैं। आप बीजेपी का भी पढ़ो, आप कांग्रेस का भी पढ़ो, आप जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपके एरिया में है आपको लगता है, और उसके बेसिस पे और आपको वो, और हाँ वोट जरूर करो यार, वोट जरूर करो। नोटा इज नॉट एन ऑप्शन। कई लोग बोलते हैं नोटा दबा देंगे, ये कर देंगे। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखो कौन सा कैंडिडेट आपके लिए जरूरी है। जैसे मेरे एरिया में मैं दोनों को एनालाइज करूंगा, जो मेजर कैंडिडेट्स हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग मैं वोट करूंगा कि नहीं यार ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेगा और इसके प्रोमिसेस ज्यादा बेटर हैं, तो उसके हिसाब से मैं वोट करूंगा। कुछ कैंडिडेट्स के, अब जैसे एक सीट पे 2 कैंडिडेट हैं, दोनों फेमस हैं, ठीक है, तो उनका पर्सनल उनका क्या ओपिनियन है, वो अपने इलाके के लिए क्या करेंगे। एक तो देश का मैनिफेस्टो हो गया, पर एक लोकल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैनिफेस्टो भी जरूर पढ़ना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट का क्या विजन है। आप उससे पूछो तो सही कि आप क्या करोगे। और मेरे हिसाब से ना, मतलब मेरी दिली इच्छा है, इस देश के अंदर है ना बहुत हद तक चीजें क्लियर होती चली जाएंगी अगर एक ये रूल बन जाए कि जो भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है, अगर सपोज करो 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 1 घंटे का, अब देखो सोशल मीडिया का जमाना है, एक डिबेट हो जाए, ओपन डिबेट हो जाए, उसके लिए ये नहीं है कि कोई एक्सपेंस लग रहा है, आप डिस्कशन कर सकते हो, ऐसे यू कैन सिट एंड डिस्कशन होना चाहिए कि भाई आप क्या दोगे हमारी कंट्री, जिसको भी चुन रहे हो। अब देखो परिवारवाद है, ठीक है, किसी की भाई को, किसी की बीवी को, सब पार्टीज में चल रहा है, ठीक है, हम देखें तो सही कि जिसको भी हम वोट दे रहे हैं, ही इज कैपेबल और नॉट कैपेबल है। हम एक नौकरी के लिए जाते हैं, सरकारी नौकरी का हम इंटरव्यू देते हैं, प्री होता है, फिर मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है, 3-4 लेवल हमें क्रॉस करके हमें एक नौकरी मिलती है, और हम फ्लो ही भूल गया, और हम 5 साल के लिए अपना एमपी चुन रहे हैं, अपने देश की सरकार चुन रहे हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। मैं बस अब लास्ट में इसको रैप करते हैं, बिकॉज मेरे को भी निकलना है, थोड़ा लंबा हो गया ये, बट मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, काइंडली सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट मत रहो प्लीज, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए क्या दे रहा है, आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, उस चीजों के ऊपर, उन बेसिस के ऊपर आप वोट करो, और मैनिफेस्टो जरूर पढ़ो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप किसी को भी सपोर्ट करो, बट उसका मैनिफेस्टो जरूर पढ़ो कि वो जितने भी वो लोग पॉइंट्स बोल रहे हैं वो फिजिबल हैं भी या नहीं, उसके बेसिस पे आप वोट करो। और दूसरा कि जो भी हमारे वो पॉइंट्स बोल रहे हैं, हमें वो कितना इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे अगले 5 साल में डलने वाला है, बिकॉज इट्स अ रोड मैप, और डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, लोकसभा इलेक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल। गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं मैनिफेस्टो में, देखो क्या क्या गिफ्ट्स हैं, जो अच्छे लगे आप उसको वोट दो। चलिए फिर इसी प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट पार्ट में हम इकॉनमी के ऊपर, जो नारी की कंडीशन है, महिलाओं की कंडीशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इस समय हालात हैं, इन सब पे बात करेंगे। और मैं फिर उम्मीद करता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे दोनों जो साथी भाई हैं यहाँ पे दोबारा आएंगे और इसी तरीके से एक न्यूट्रल वे में हम डिस्कस करेंगे दोनों कि संकल्प पत्र में क्या है, न्याय पत्र में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।